together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है इनकी ज़बान उर्दू की तरह. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बान उर्दू की तरह. आज हम बात करेंगे खामोश फिल्मों के दौर के बारे में. इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवानुल हक साहब, जो उर्दू ज़बान और अदब और हिंदुस्तानी सिनेमा पर गहरी नज़र रखते हैं और इनकी तहक़ीक़ इसी पर रही है. वो फ़िलवक्त NCERT से जुड़े हुए हैं. सर, आपका बेहद खैर मक़दम है. शुक्रिया, आदाब. सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि खामोश फिल्मों से क्या मुराद है, ये कब शुरू हुई और इसकी बुनियादी खूबियाँ क्या थीं? खामोश फिल्मों से मुराद ये है कि एक ऐसी फिल्में जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, वो सिर्फ दिखाई देती थी. हो सकता हो कि कुछ के बोलते हुए नज़र आए, लेकिन आवाज़ की तकनीक उस वक्त ईजाद नहीं हुई थी, तो वो सिर्फ बोलती हुई तस्वीरें होती थी. इसकी शुरुआत तो हिंदुस्तान में जो पहली फिल्म दिखाई गई थी वो 1896 में दिखाई गई थी. ल्यूमियर ब्रदर खुद, जो फ्रांस के थे, जिनकी ईजाद थी ये खामोश फिल्में, उन्होंने खुद दिखाई थी मुंबई में. लेकिन हिंदुस्तान में बाद कई फिल्में बनने लगी थी और ये बहुत शार्ट फिल्म होती थी, कुछ सेकंड्स की, 50 सेकंड तक होती थी, 1 मिनट की भी फिल्में नहीं थी. फिर धीरे धीरे ये वक्फा बढ़ता गया और एक तरह से फीचर फिल्म शुरू हुई. तो फीचर फिल्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो पहली फिल्म बनी थी वो थी पुंडलिक. लेकिन वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी फिल्म नहीं थी और उसके 2 लोग थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, एक हिंदुस्तानी और एक बरतानवी. तो मुकम्मल तौर पर ये फिल्म 1912 में बनी थी पुंडलिक, और 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी. वो फिल्म पूरे तौर पर दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, एक हिंदुस्तानी ने बनाई थी. तो हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में बनाई गई थी. इसके जो बुनियादी सिफत ये थी वो ये थी कि ये जो फिल्में एक तो बोल नहीं सकती थी, दूसरे कि यहाँ पर एक करिश्मा और एक तरह के जादुई जो हकीकत निगारी है वो वहीं से शुरू हो जाती है. और ये फिल्में जो अभी तक बन रही थी तो इनके ज़रिए कोई जमालियाती ज़ौक़ या इस तरह की बातें कम थी, कोई फ़नून लतीफ़ा जैसा तस्वुर नहीं था, बल्कि एक तकनीकी जो करिश्मा था लोगों को हैरत में डालना
की तस्वीरें कैसे चल रही हैं, ये इन फिल्मों का एक बहुत अहम हिस्सा था। तो ये खूबी थी इनमें, और पहली ही फिल्म से इसमें जो माफ़ाकोतन फितरी अनासिर होते हैं वो भी मौजूद थे। तो ये खूबियाँ थी इन खामोश फिल्मों की। सर आपने अभी फीचर फिल्मों का जिक्र किया, फीचर फिल्मों से क्या मुराद है, ये कब शुरू हुई? अगर आप ये बता सकें कि पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? हाँ, वही अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, पहली फीचर फिल्म जो पूरे तौर पर हिंदुस्तानी है वो राजा हरिश्चंद्र थी, और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे दादा साहब फाल्के। लेकिन फीचर फिल्म के बारे में जो पूरी दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, फीचर, इसको एक नाम फीचर लेंथ फिल्म भी कहते हैं, यानी एक मिनिमम जिससे फीचर कहते हैं, जैसे कद्दो काठी जिससे वाज़ेह हो, तो उसकी शक्ल वाज़ेह हो, तो जिसमें जब फिल्म के तनाजुर में कहते हैं फीचर फिल्म, तो इससे मुराद ये है कि जिसमें किरदार हों, वाक़यात हों, और फिल्म का, उस कहानी का जो है आगाज़ हो, दरमियानी दौर हो, और एक इख्तिताम, ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो फीचर फिल्म कहलाती है। और दूसरे ये कि ये फिक्शन, ये डॉक्यूमेंट्री यानी हकीकी दस्तावेज पर मबनी ना हो बल्कि तख्लीक की गई, तो ये बातें जब होती हैं तो वो फीचर फिल्म कहलाती। सर आप हमें ये बताएं कि दादा साहब फाल्के एक मारूफ नाम है फिल्म सनत में, जी, दादा साहब फाल्के का फिल्मों की तरक्की में क्या रोल रहा? दादा साहब फाल्के, जैसा कि अभी हम जिक्र कर चुके हैं, ये हिंदुस्तान के पहले फिल्म मेकर थे। इनका नाम था बुंडी राज गोविंद फाल्के, लेकिन आमतौर पर ये दादा साहब फाल्के के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पैदाइश जो है 1870 में हुई थी, और इनका इंतकाल हुआ है 1944 में। ये बुनियादी तौर पर एक प्रिंट का काम करते थे, लेकिन उसी ज़माने में इन्होंने एक फिल्म देखी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो उन्होंने जब ये फिल्म देखी तो वो बहुत मुतासिर हुए, और उनको लगा कि इससे जो है उनके मज़हब की बड़ी तरबियत हो रही है और मज़हब के बारे में लोग जान रहे हैं। तो उनको लगा कि हमें अपने मज़हब के बारे में भी ऐसी ही फिल्म बनानी चाहिए, और ये जो बात थी उनके बहुत दिलो दिमाग में बस गई, और उन्होंने अपने बहुत महदूद जो उनके पास साजो सामान थे उसको बेच के, और फिल्म के कैमरे और जो दूसरी अशिया थी, फिल्म खुद मंगाई बाहर से, और फिल्म बनाने का काम थोड़ा सीखा, फिर कुछ कर कर के सीखने लगे। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरी ज़िंदगी का मकसद फिल्म बनाना ही रख लिया था। लोग नहीं थे तो उन्होंने अपने बीवी को, बच्चों को भी फिल्मों में शामिल कर लिया, जिससे कम पैसों में बन सके। और इनकी ज़्यादातर फिल्में जो हैं किसी हिंदू मैथोलॉजी या असातीर पर मबनी है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से हिंदू मज़हब का, अपने मज़हब का वो एक तरह से फ़रोग करते रहे और फिल्म भी बनाते रहे। तो दोनों काम उन्होंने अपने पूरी एक कमिटमेंट के साथ पूरी ज़िंदगी किए, इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन बहुत मरकज़ी है, और फिल्म को जो दिया वो गैर मामूली है। उनकी फिल्में भी, राजा हरिश्चंद्र हैं, एक फिल्म उन्होंने बनाई थी लंका दहन, वो बहुत कामयाब हुई थी। उसके बाद ही उन्होंने अपना स्टूडियो भी कायम कर लिया था, और वो मुस्तकिल फिल्में बनाने लगे थे। तो दादा साहब फाल्के का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका किरदार है हिंदुस्तानी फिल्मों में, वो बुनियादी है। बुनियाद एक तरह से उन्होंने ही डाली, और उसकी तरक्की में भी उनका बहुत अहम किरदार रहा। सर मैं अभी आप ये बताएं कि खामोश फिल्मों के मौज़ूआत क्या हुआ करते थे? खामोश फिल्मों के मौजू एक तरह से बिल्कुल तो तय नहीं थे कि यही होंगे,
लेकिन कुछ रुझान उनके ज़रूर मिलते हैं। एक जो पहला रुझान जिसकी बुनियाद दादा साहब फाल्के ने डाली थी, ये था कि उन फिल्मों में मजहबी जो हम कहानियाँ थी उनको लगा दी गई थी। इसके अलावा कुछ किस्से कहानी जिसमें देवी देवताओं का जिक्र हो वो बहुत थे, जिसमें देवताओं की ताकत को बयान किया गया और जिससे वो पर्दे पर बहुत सारे चीज़ें दिखा सकें जिससे हैरत में लोगों को डाल सकें। तो ऐसी चीज़ें जो है उसमें माफ़ाकती फितरी अनासिर भी खूब होते थे। कोई उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी बातें जो आम जिंदगी में एक आम इंसान के लिए मुमकिन ना हो। तो ये मौजू भी उन फिल्मों में बहुत था। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होंगे। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। आगाज से पहले अंजाम पर नजर रखो, सिंधी कहावत। John Lennon once quoted, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, and I hope someday you'll join us and the world will live as one." स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संतोष का वृक्ष कड़वा है। संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा होता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। सर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रिजवान साहब, हमें ये बताएं कि खामोश फिल्में मजहबी और मकबूल कहानियों का क्यों इस्तेमाल करती हुई नज़र आती हैं? दरअसल कुछ तो दिलचस्पी की बात ये थी कि जो फिल्म मेकर है उसको किस मौजू में दिलचस्पी है। लेकिन सिर्फ दादा साहब फाल्के नहीं, बल्कि जो दूसरे लोग भी थे उन लोगों ने भी इस तरह की कहानियाँ बहुत इंतखाब की, ख़ासतौर से मजहबी। उसके एक वजह तो ये थी कि ये कहानियाँ जो थी लोग पहले से जानते थे, लोगों के इल्म में था कि ये कहानियाँ हैं और ये ज़बानी बयानिया से भी और किताबें भी मौजूद थी। तो लोग
सुने हुए थे या पढ़े हुए थे ये कहानियाँ। तो चूंकि फिल्में खामोश थी तो बहुत बार ये होता था कि बात वो कहना क्या चाह रहे हैं वाज़ेह नहीं होता था। कोई संजीदा बात, कोई गहरी बात जब तक लफ्ज़ ना हो कहना मुश्किल है। तो ये ऐसी कहानियाँ जैसे मज़हबी हो गई, दूसरी ये भी कि जैसे लैला मजनू हो गई, शीरी फरहाद, हातिम ताई, ये सब किस्से लोगों के सुने हुए थे। तो जब वो कहानी पर्दे पर दिखती थी तो लोगों को मकालमे न होने के बावजूद भी वो समझ में आती थी। इसलिए लोगों ने इस पर तवज्जो दी कि जो फिल्में ख़ासतौर से जो मशहूर वाक़यात हैं या कहानियाँ हैं, किस्से हैं या मज़हबी बयान हैं, उन पर बनाई जाए तो जिससे लोगों को आसानी से तरसील हो सके। तो ये एक अहम मकसद था कि जो कहानी आसानी से दूसरों तक तरसील हो सके। इसलिए ऐसे कहानियाँ ज़्यादा पसंद की जाती थी उस वक्त। क्या खामोश फिल्मों में ज़बान का भी कोई रोल होता था? बराह रास्त उस तरह से तो जब लगता ही है कि खामोश फिल्में हैं तो ज़बान का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन होता ये था कई बार पर्दे पर एक पट्टी लगा दी जाती थी, उसमें कुछ लिख दिया जाता था कि जिससे लोग समझ सके कि ये कहानी कहाँ की है, क्या हो रहा है, या वो क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो बीच बीच में कुछ लिख के एक पट्टी आ जाती थी, तो उसमें ज़ुबान का इस्तेमाल होता था। उस वक्त रोमन स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होती थी, उर्दू की भी होती, तो ये ज़ुबान का थोड़ा बहुत इस्तेमाल तो होता था उस वक्त ही। ये तरीका था फिल्मों को तरसील करने का, एक ज़रिया था कि ज़ुबान का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते। वैसे तो अभी भी कई बार जगह होता, मान लिया किसी बाज़ार का दिखा रहे हैं तो वहाँ कोई बोर्ड होगा, रोड का दिखा रहे हैं तो वो रोड पर आजकल जो बोर्ड लगे होते हैं वो दिखते हैं, तो उस तरह का तो अभी भी होता है, लेकिन वो ख़ास तौर से स्क्रीन पर सीन्स के दरमियान में लिख के आ जाता था, जिससे कि बात सामीन तक या नाज़रीन तक पहुंच सके। थिएटर, खुसूसी तौर पे पारसी थिएटर का खामोश फिल्मों से क्या कोई रिश्ता रहा है? जी, इसका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि एक तो जो थिएटर के फनकार थे वो फिल्मों में काम करने लगे बहुत ज़्यादा तादाद में, और दूसरा एक ये रिश्ता कायम होता है कि कई ड्रामे जो हैं जब तैयार किए जाते थे तो वो फिल्मों के ज़रिए भी वो शूट कर लिए जाते थे और बाद में वो हॉल में दिखाए जाते थे। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल हो रहे थे पारसी थिएटर ख़ास तौर से। लेकिन मैं बताऊं कि उस ज़माने तक जब तक खामोश फिल्में थी, पारसी थिएटर जो है खामोश फिल्मों से कहीं ज़्यादा मकबूल था, कहीं ज़्यादा पावरफुल था। तो उसकी मकबूलियत अपने जगह पर कायम थी। लोग दोनों जगह काम करने लगे थे कि एक जगह तो हम काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं था कि पारसी थिएटर का ज़वाल शुरू हो गया था फिल्मों के आते ही। वहाँ भी काम हो रहा था और लोग काम कर रहे थे, फिल्मों में भी करने लगे। जब तक खामोश फिल्में थी तब तक पारसी थिएटर की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई थी, बल्कि वो लोग एक इजाफी काम करने लगे थे आमतौर पर थिएटर के लोग। ये रवैया था उस वक्त। बाद में जब बोलती फिल्में आई तब पारसी थिएटर बहुत कमज़ोर हो गया, बाद में ख़त्म भी हो गया था। लेकिन जब तक खामोश फिल्में थी तो थिएटर कमज़ोर नहीं हुआ था। ये जो है रिश्ता था कि वो इजाफी काम करने लगे थे थिएटर के लोग। ज़्यादातर उस वक्त तक थिएटर के लोग ही खामोश फिल्मों में काम करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो।
This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है. अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा मीर दर्द की. सैयद ख्वाजा मीर नाम दर्द तखल्लुस था. उनका सिलसिला नस्ब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है. इसी निस्बत से दर्द को तसव्वुफ विरसे में मिला था. उनके बुजुर्ग बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे. दर्द ने अपने वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलेब से तालीम हासिल की. दर्द की तबीयत में सादगी और क़िनाअत पसंदी थी. यही वजह है कि दिल्ली के तबाही के ज़माने में जबकि अक्सर शोरा दूसरी रियासतों का रुख कर रहे थे, दर्द ने दिल्ली से बाहर जाना गवारा न किया और इसी शहर में ज़िंदगी गुजार दी. वो खुददार तबीयत के मालिक थे. उन्होंने किसी अमीर या बादशाह की मदाह नहीं की. दर्द ने तसव्वुफ़ के बारीक नुकात को निहायती खूबी से अदा किया है. तू ही आया नज़र जिधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा. तशबीहात के बरमहल और नादिर इस्तेमाल से अशार के हुस्न को निखारना उनका कमाल है. आमतौर पर छोटी बहरों में उनकी गज़लें ज़्यादा रवां और पुरअसर होती हैं. उनके छोटे से दीवान में अच्छे शेरों की तादाद खासी है. कहा जब मैं तेरा बोसा तो जैसे कंद है प्यारे, लगा तब कहने पर कंद मुकर्रर हो नहीं सकता. दर्द को उर्दू में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है. दर्द और तसव्वुफ लाजिम व मलजूम बनकर रह गए हैं. मजमूई तौर पर दर्द की शायरी दिल और रूह दोनों को मुतासिर करती है. दोस्तों, ये थे ख्वाजा मीर दर्द और उनके हालात ज़िंदगी. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. आदाब. आप सुन रहे थे अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह. रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो. वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं डॉक्टर रिजवानुल हक साहब से. डॉक्टर साहब, क्या ये बताएं कि क्या सिनेमा हॉल में भी खामोश फिल्मों में तरसील को मौसर बनाने के लिए भी कुछ किया जाता था? जी, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है. अब बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब खामोश फिल्में थी तो जहाँ सिनेमा हॉल में फिल्म जब दिखाई जाती थी तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक पार्टी रहती थी. वो सीन के लिहाज से मौसीकी तैयार करते थे और बजाते थे लाइव. जैसे ड्रामों में लाइव मौसीकी चलती है या कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर बोल दी जाती थी. तो जिससे कि एक खामोश फिल्मों में आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन लाइव मौसीकी या कुछ और आवाज़ें वहाँ पर चलती, कुछ साउंड इफेक्ट भी डाल दिए जाते थे, वहाँ लाइव किए जाते थे. तो ये सारा इंतज़ाम सिनेमा हॉल के जो मालिक होते थे वो उनकी तरफ से होता था कि लोग और ज़्यादा मुतासिर होके लोग फिल्म देखने आए. मैं दिलचस्प एक बात बताऊं कि जो हिंदुस्तानी मौसीकी के एक जो सबसे बड़े मौसीकार माने जाते हैं उनमें से एक नौशाद साहब का जो आगाज़ हुआ है, उन्होंने वो लखनऊ के थे. तो लखनऊ में जब वो
मौसीकी सीख रहे थे उसी वक्त वो एक मौसीकी की पार्टी में शामिल होकर सिनेमा हॉल में बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते रहते थे। तो ये वहीं से शुरू कर दिया था नौशाद ने। तो इस तरह के तकरीबन सब जगह एहतमाम होते थे और ये जो सिनेमा हॉल होते थे ये बड़े ही लाइव और हैपनिंग जगह होती थी। सर हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि तकरीबन कितनी खामोश फिल्में बनी होंगी और बाद में खामोश फिल्में क्यों बंद होना शुरू हो गई? एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1250 फिल्में खामोश दौर में बनी और उसमें बड़ी तादाद में जो है वो दास्तानों पर जो हिंदुस्तानी जो कदीम थे बयानिया जैसे महाभारत रामायण जो अहम देवी देवता थे उन पर इस तरह की फिल्में ज़्यादा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी आने लगी थी आखिर तक कि जब समाजी हकीकत निगारी की तरफ भी लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो ये एक दौर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो दुनिया और समाज में हो रहा था। अंग्रेज़ों की हुकूमत उस वक्त थी तो कहीं कहीं जो है जो हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी थी वो भी नज़र आने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें थी साथ साथ। लेकिन अभी भी सिनेमा कोई बहुत मौसर वसीला इजहार नहीं था, उसके अपने हुदूद थी। 1931 में जब पहली फिल्म आलम आरा जो बोलती थी वो रिलीज़ हुई तो उसके बाद एक तरह से दो चीज़ों का खात्मा हुआ। कुछ चलता रहा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बिल्कुल सब खत्म हो गया हो। एक तो पारसी थिएटर बहुत सवाल की तरफ चल धीरे धीरे ख़त्म हुआ और यही हाल खामोश फिल्मों का भी हुआ। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तक इंसानों के बारे में अगर दिखाया जा रहा है और इंसान उसमें बोले ना तो लगता है कि हम गूंगे और बहरे हैं। तो जब तक ये तकनीक नहीं आई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये तकनीक बोलने वाली आ गई तो धीरे धीरे एक तो खामोश फिल्मों का दौर ख़त्म हो गया। कुछ फिल्में पहले से बनी थी तो जाहिर है वो बन के मुकम्मल हुई और दिखाई भी गई। और यही हाल तकरीबन थिएटर के जितने भी लोग काम करने वाले थे वो बोलती फिल्मों में आगे काम करने लगे। अब बहुत बड़े स्केल पर फिल्में बनने लगी, पैसा बहुत होने लगा। मिसाल के तौर पर मैं आलम आरा का बताऊं कि वो 40,000 रुपये में फिल्म बनी थी और उससे आमदनी जो हुई थी वो 20 लाख थी जो पहली फिल्म थी। ऐसा बहुत आ गया था तो धीरे धीरे के पारसी थिएटर के लोग आ गए, खामोश फिल्में बंद हो गई। और एक और भी बहुत अहम काम हुआ कि जो उर्दू के मुसन्निफीन थे, शायर और नस्ल निगार दोनों, वो बड़ी तादाद में फिल्मों से मुतासिर होकर मुंबई को रवाना हो गए। उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। तो ये एक पूरा दौर था खामोश फिल्मों का। उनका बहुत अहम किरदार है, बुनियाद का काम उन्होंने ही किया। लेकिन हर बुनियाद को आगे बढ़ने के लिए बुनियाद जो है कहीं ना कहीं एक तरह से छिप जाती है। दूसरा ये कि अब खामोश फिल्मों की रील यानी जो उनकी फुटेज है वो भी बहुत कम फिल्मों की बची है, इसलिए भी अब उनको देखने का मौका कम मिलता है। और तकनीकी तौर पर एक ये था कि वो फिल्में कहीं ना कहीं बहुत धीरे चलती थी। ऐसा जब उनको देखो तो लगता है झटका ले लेके आगे बढ़ रही है। तो उस वक्त फ्रेम में भी कमी थी। उस वक्त 1 सेकंड में आमतौर पर 11 फ्रेम होते थे, जबकि अभी जो स्टैंडर्ड तरीका है मेयारी वो 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं फिल्मों के। तो बिल्कुल रवां और लाइव दिखता है। तो ये फ़र्क आ गया है। फिल्में ख़त्म हो गई हैं अब खामोश दौर की, लेकिन एक बुनियाद का काम उन्होंने किया है हमारी फिल्मों की। सर कुछ ऐसी फिल्मों खामोश और मकबूल फिल्मों के बारे में कुछ बताएं जो बेहद मकबूल हुई। हाँ, वो जो
जैसे कि लंका दहन बहुत मकबूल हुई थी। जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो भी लंका दहन से बहुत आमदनी हुई थी। उसके बाद दादा साहब फाल्के ने अपना स्टूडियो बनवा लिया था। फिर ये लैला मजनू, सीरी फरहाद और ये हातिम ताई, ये सारी फिल्में भी बहुत मकबूल हुई थी। और कुछ थिएटर जो थे, खासतौर से पारसी थिएटर, मदल थिएटर के कुछ उनके ड्रामे जो थे वो भी बड़े मकबूल हुए थे। वो ड्रामे किए जाते थे स्टेज पर और उनको शूट करने के लिए कैमरे लगा दिए जाते थे और वो शूट करके बाद में हॉल में दिखाए जाते थे। उनके ड्रामे भी बड़े मकबूल हुए। तो उसमें वो बोलते हुए दिखते थे, जाहिर बात तो नहीं आती थी लेकिन वो बोलते हुए दिखते थे। इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी उस वक्त शूट किए गए थे कि जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ओलंपिक होता था, और कुछ इस तरह के कुश्ती के इवेंट जो थे उनको भी शूट किया गया और वो भी दिखाया गया फिल्म के तौर पर। तो वो भी कुछ बहुत मकबूल हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। ये थे डॉक्टर रिजवान उल हक साहब जो खामोश फिल्मों के दौर के बारे में इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। इनकी ज़बां उर्दू की तरह प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।